हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस सेंटअप का एग्ज़ाम 2022 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सेंटअप एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले साइंस के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर देख लिए थे और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। देखिए, हाइड्रोजन और सल्फर के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे H2S दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए तो कहता है, ऑस्टक नियम किनके द्वारा दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। मेंडलीव के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था। डोबरेनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। लेकिन ऑस्टक नियम जो है वो न्यूलैंडस महोदय के द्वारा दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम पेपर में यदि पूछ दिया जाएगा कि त्रिक नियम किसने दिया था तो डोबरेनर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया तो मेंडलीव हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत किसने दिया तो जॉन डाल्टन हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, धोवन सोडा का उपयोग करके जल की कठोरता को दूर करने के लिए धोवन सोडा का यूज किया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। धोवन सोडा का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि हीरा जो है यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है, यदि ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जबकि यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है, पहला जो प्रतिरोध है वो 2 ओम पे है, दूसरा प्रतिरोध भी 2 ओम पे है और हमसे पूछा गया समतुल्य प्रतिरोध। देखिए, समतुल्य प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में पूछा जाता तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 वाले फार्मूला का यूज हम लोग करते, लेकिन ये समानांतर क्रम में नहीं है, इसलिए हम लोग R बराबर R1 प्लस R2 वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो R1 का मान यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, R2 का मान भी 2 ओम हो जाएगा और 2 ओम में 2 ओम को जोड़ लेंगे तो ये 4 ओम हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान कितना होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की जो आवृत्ति का मान होता है वो ए, बी और सी में कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो देखिए, सोलर सेल से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्या होती है जी, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, आराम की अवस्था में वयस्क मनुष्य का जो श्वसन दर होता है ना जी, ये 15 से 18 प्रति मिनट होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 से 18 मिनट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, निम्नलिखित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 4 होते हैं, दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद तो बाया निलय। मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या 3 होती है और वहीं पे हाइड्रा जो है इसमें जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, रेजिन, गोंद एवं टैनिन कहाँ संचित होता है। तो ये जो पेड़ पौधों में जो जाइलम उत्तक पाए जाते हैं, यही पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद संचित रहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, यानी हम अपने इच्छा से जो भी शरीर में क्रियाएं करते हैं उसे ही अनैच्छिक क्रिया कही जाती है। देखिए उल्टी आना, उल्टी एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि उल्टी ऑटोमेटिक आ जाता है। लार टपकना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना पर भी मनुष्य का कोई भी जोर शोर नहीं होता, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन चबाने की जो क्रिया है ये एक ऐच्छिक क्रिया है। वैसी क्रिया जो स्वयं नहीं होती है उसी हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जैसे कि चबाना। अब अगला सवाल क्वेश्चन 33 कहता है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक जो बहुलक होता है ना जी, प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसोप्रीन का। उसके बाद में कहता है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। Ca का मतलब होता है कैल्शियम और इसका जो परमाणु संख्या होता है जी वो 20 होता है। वहीं पे परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान इसका 40 होता है। अब अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले संसाधन का डिफिनीशन जानिए। इस दुनिया में पाए जाने वाले वैसी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है उसे ही संसाधन कहा जाता है। देखिए संसाधन के दो प्रकार होते हैं, पहला होते हैं प्राकृतिक संसाधन तो दूसरा होते हैं मानवकृत संसाधन। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो वैसी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु यानी हवा हो गया, जल हो गया, मृदा यानी मिट्टी हो गया, तो ये सभी के सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए CaOH का होल ट्वाइस यह बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 कहता है कि लेंस की क्षमता क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक के बारे में। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है और डी बराबर 0 होता है या डी पावर -1 भी होता है। और लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f होता है यानी 1/, फोकस दूरी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 कहता है नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए मनुष्य की आँख हो या कोई भी जीव जंतु का आँख हो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहता है कि वोल्ट बराबर है, यानी वोल्ट बराबर क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसे वोल्ट मीटर के द्वारा ही मापा जाता है। तो वोल्ट बराबर क्या होगा, तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा। उसके बाद में कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करती है। तो याद रखिएगा विद्युत घंटी जो है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। कितने स्टूडेंट का लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब उसमें प्रभाव होगा, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो देखिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोशिका जो है ना ये सामान्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अब मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखना लीजिए, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है और सुक्रोज का मतलब होता है चीनी और चीनी का भी आणविक सूत्र यदि पूछा जाएगा तो ये होता है C12H22 और O होता है 11, ये चीनी का अनुसूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्लूकोज का आणविक सूत्र भी हम लोग देख लिए और सुक्रोज यानी चीनी का आणविक सूत्र भी हम लोग देख चुके हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ईस्ट में कैसे जनन होता है, यानी जनन की जो विधि होती है वो ईस्ट में कौन सी विधि होती है। देखिए ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, ये दो ऐसे जीव हैं जिसमें जनन की मुकुलन विधि होती है, क्योंकि इस जनन विधि में जीव के शरीर से मुकुल निकल आता है और इसी मुकुल को टूटने के बाद नए जीव का निर्माण होता है जिसे मुकुलन जनन कहा जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 43 कहता है विकासीय दृष्टिकोण से
हमारी समानता किसमें अधिक है? तो देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता चिंपैंजी में अधिक है। तो जितने भी छात्र छात्राओं को लगता होगा क्वेश्चन का सही जवाब चीन के विद्यार्थी होगा, तो यदि आप गलत हैं, क्योंकि चिंपैंजी में विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है। उसके बाद में कहता है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? देखिए तापमान टेम्परेचर हो गया, वर्षा यानी जल हो गया, और पवन यानी हवा हो गया, ये सभी पर्यावरण के भौतिक कारक माने जाते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देखें तो क्वेश्चन 45 कहता है अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए अपच का उपचार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कि जो औषधि का उपयोग किया जाता है उसे एंटा एसिड कहते हैं। देखिए एंटा एसिड को हिंदी में प्रति अम्ल कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रति अम्ल। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आप सभी को बता दें सोना एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बाकी के कॉपर यानी तांबा, जेडेन जिंक यानी जस्ता, और पोटेशियम जिसका लैटिन नेम कैलियम होता है, ये सभी के सभी ऑक्सीजन से संयोग तो करता है, लेकिन सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला सवाल कहता है आहार और पानी निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो ये है बिहार राज्य की जल संचयन व्यवस्था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो देखिए CFC जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो ओजोन परत को छिद्र करने में मदद करता है, और इसका जो उपयोग है एयर कंडीशन यानी AC में, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, और जेट इंजन विमान में भी किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन बताया गया है उस सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।